मैग्नेट जा रहा था क्या उसको लेने, आ चल मेरे साथ चल, आ ले चलू तुझे तारों के शहर में, ऐसा कह रहा था उसके साथ? क्या कर रहा था? दो टाइप के करंट लगते हैं, एक जिसमें हमारा हाथ छटक जाता है, एक जिसमें हम चिपक जाते हैं। दो टाइप के करंट लगते हैं। आप रिलेट कर पा रहे हो मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं? धागे की रील सबने देखी है ना, उसमें वो धागा बहुत सारे लूप्स लपेटे होते हैं और अंदर क्या है वो कार्डबोर्ड बना हुआ है। वो दिमाग में रखो तो सोलेनॉइड आपको आ गया। चलो शुरू करें, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं इसमें पहले आपको हल्का सा इंट्रो देता हूं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, मतलब इंट्रो देता हूं इस चैप्टर का, फिर बताऊंगा हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इंट्रो मतलब क्या है, ये चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर का जो नाम है अगर वो पता चल गया हमें तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। इसका मतलब कहीं से भी ये वायर जा रही है, कोई भी वायर, कहीं भी आपके घरों में वायर जा रही है, इसका मतलब जब उस वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसका मतलब उसमें क्या जनरेट हो रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? यही तो है इसका मतलब, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसका है मैग्नेटिक इफेक्ट? इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब जहां जहां करंट जनरेट होगा, जहां से करंट फ्लो कर रहा होगा, वहां से क्या उसके आसपास क्या जनरेट हो रहा होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि जहां पर भी करंट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप डेवलप हो जाता है। देखा होगा आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग के घर में जो वायर होती है हम तो नहीं चिपकते उसमें। अगर जैसे वायर है, वायर के बगल में हम खड़े तो अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो क्या वो हमें अट्रैक्ट कर लेता है वहां पे? नहीं। क्यों नहीं करता? और अब बताता हूं मैं, देखो आपको, क्योंकि यहाँ पे ना जो करंट का फ्लो होता है ना, मतलब करंट का अमाउंट होता है ना, या मैग्नीट्यूड होता है, बहुत कम होता है। आप कभी सुना होगा आपने, कभी ऐसे कोई कहीं गए हो जहां पे जैसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, वहां पे क्या होता है ना, एक एक बहुत बड़ी बड़ी वायर, बहुत हाई टेंशन लाइंस होती है, उसमें जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होता है तो कहते हैं इसके पास भी मत जाओ। पास भी मत जाओ, क्यों? क्योंकि उसकी अट्रैक्टिव पावर होती है। वो क्या करता है? अट्रैक्टिव पावर कुछ नहीं होती, वो क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। उसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा तो साथ में क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो हमें क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आया? तो हमने इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि जहां जहां करंट होता है वहां वहां अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड भी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो होने लग जाती है। समझ में आया? तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड। चलो अभी, चलो मैग्नेटिक छोड़ो, फील्ड मतलब क्या होता है? एरिया, ग्राउंड। जैसे क्रिकेट का फील्ड मतलब जहां पे क्रिकेट खेला जा रहा हो। बास्केटबॉल का फील्ड मतलब जहां बास्केटबॉल खेलो। फुटबॉल का फील्ड मतलब जहां फुटबॉल खेलो। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा एरिया जहां पे मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिख पा रही हैं। ऐसा एरिया जहां पे मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिख पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक कोई मैग्नेट है। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? दो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक हो गया। अब ये दो पोल दिख रहे हैं मुझे। अब ये मैंने एक कील यहां पे रखी है बेटा, एक कील यहां पे रखी है, एक कील यहां पे रखी है, एक कील यहां पे रखी है, एक कील यहां पे रखी है। ये वाली एकदम से अट्रैक्ट हो गई, ये वाली 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 अट्रैक्ट नहीं हो पाई। ये वाली इसके पास, मैग्नेट के पास नहीं आ पाई। इसका मतलब ये जो मैग्नेट था, ये जो मैग्नेट था, इसका फील्ड कितना रहा होगा? इतना ही तो रहा होगा। अगर ये आ जाता तो मैं कहता इसका फील्ड इतना होता। अरे क्रिकेट का, अच्छा मुझे बताओ, फील्डर जो खड़े होते हैं क्रिकेट के फील्ड के बाहर खड़े होते हैं, अंदर खड़े होते हैं? सब अंदर होते हैं ना। तो ये जो फील्ड बन गया, जो भी उसके अंदर होंगे वो इसकी प्रॉपर्टी तो शो कर रहे होंगे। ये बाहर वाला इसके अंदर नहीं है, मतलब ये इसके अंदर का खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी नहीं है मतलब अट्रैक्ट नहीं होगा। ये मैग्नेट से ये वाली कील अट्रैक्ट नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो उसके फील्ड के अंदर नहीं आ रहा। तो समझे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ऐसा फील्ड जहां पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा हो या मैग्नेटिज्म फील हो रहा हो। समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर शोन। यहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो रही थी? नहीं। यहां पे हो रही थी? हाँ। यहां हो रही थी? हाँ। तो जिस जिस जगह पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होंगी उस एरिया को मैं क्या कह दूंगा? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? नाम से बता रहे अपने आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ऐसा फील्ड या ऐसा एरिया जहां पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा हो या जहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो
हो रही हो। समझ गए? पक्का? आगे बढ़ूं? अब जिसको ये समझ में आ गया वो आराम से एक और चीज समझ लेगा इसी के बाद जस्ट, क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, यहां देखो, ये वही मैंने मैग्नेट बनाया। अब मैंने क्या कहा, वो जो कील थी अभी तक वो अट्रैक्ट हो रही थी ना, कौन अट्रैक्ट कर रहा था? ये। अगर मैं दौड़ रहा हूं, चल रहा हूं, तो मैं चलते ही रहूंगा, मेरी बॉडी का ये इनर्शिया करवा रहा है मुझसे। तो मैग्नेट जा रहा था क्या उसको लेने, आ चल मेरे साथ चल, आ ले चलू तुझे तारों के शहर में, ऐसा कह रहा था उसके साथ? क्या कर रहा था? वो खुद नहीं जा रहा है, उसकी एक इमेजिनरी लाइन है जिसको मैं क्या कहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसका डायरेक्शन कहां से कहां को होता है बेटा? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, जो मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो कहां होती है? अब इसकी प्रॉपर्टीज समझाऊंगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है ये समझो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा, जो वो कील अट्रैक्ट हो रही है, कोई भी लोहे की चीज मैग्नेट में अट्रैक्ट हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? जो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अब वो प्रॉपर्टी उसके बगल में जाके दिखा रहा है क्या? वो जहां पे है वहां से भी दिखा दे रहा है। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। इसने अपना एरिया बना रखा है, इस एरिया में जैसी कोई आएगा वो सीधे चिपक जाएगा। वो इसने मतलब अपना जाल जैसा बिछा रखा है। समझ गए? अब इजीली समझो, मैं हूं, मैंने अपने इर्द गिर्द जाल बिछा रखा है। आपने देखा जंगलों में पहले से शिकारी को पकड़ने, वो कोई भी जानवर पकड़ना उसके लिए क्या बिछाते थे? शिकार, वो जाल बिछाते थे। तो जैसी जहां पे जाल बिछा वहां पे ट्रैप हुआ, उसका पांव लगा, तो एकदम से ही वो क्या हो जाएगा? हत्थे पे चढ़ जाएगा। तो वही, अगर जो इस जाल में फंसा वो सीधे कहां पे आ जाएगा? मैग्नेटिक, ये मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएगा। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस प्रोड्यूस अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइन है जो कि कहां पे प्रोड्यूस होती है? अराउंड द मैग्नेट। समझ में आया? इंपॉर्टेंट ये नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज। हर बार एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी आ सकता है 2 मार्क्स में। इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं अच्छे से। मैंने देखना ध्यान, मैंने बनाया ऐसी नहीं है, इसको ध्यान से बनाया, कुछ चीजें दिमाग में रखते हुए बनाया। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, हमेशा कैसा होगा? नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड कैसा होगा? साउथ टू नॉर्थ। हमेशा याद रखना, पूछ सकता है, 1 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन, क्या? आउटसाइड द मैग्नेट कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इनसाइड द मैग्नेट कैसी होती है। तो ध्यान देना, आउटसाइड पूछ रहा है तो नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड पूछ रहा है तो साउथ टू नॉर्थ। समझ में आ गया पहली प्रॉपर्टी? कोई डाउट? पक्का? सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने? क्लोज नियर द पोल्स। आपने देखा है यहां, ये पोल जहां जहां पे पोल कितने हैं बेटा इस मैग्नेट में? 2, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। पोल के पास पे देखो इतने से में 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और यहाँ पे उसके भी आधे से में भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसका मतलब क्या? पोल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बहुत ही पास पास होती है। अब पास है मतलब क्यों हो रही होगी पास? क्योंकि पोल्स में जो मैग्नेटिज्म होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बीच में। कभी भी आपसे पूछ लें कि मैग्नेटिज्म कहां पे ज्यादा है, एट द पोल्स, एट द सेंटर, या ऑल ओवर सेम रहता है, क्या बोलोगे? एट द पोल्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है? मैक्सिमम। तभी तो देखो फील्ड के पास, जैसी फील्ड के ये पोल के पास पहुंच रही है पास पास हो जा रही है, पोल से दूर जा रही है तो दूर दूर हो जा रही है। तो समझ में आया? क्लोज नियर द पोल्स, पोल्स के पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? बहुत ही क्लोज होती है। एंड फार अपार्ट ऑन द अदर पार्ट्स, और बाकी दूसरे पार्ट्स में क्या होती है? फार हो जाती है, दूर हो जाती है एक दूसरे से। समझ में आया दूसरी प्रॉपर्टी? इस पर क्वेश्चन आता है। तीसरी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने देखा मैंने जब बनाया, मैंने कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करवाया। इंटरसेक्ट नहीं करवाया मतलब अगर इंटरसेक्ट करवाता तो कुछ ऐसा दिखता, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, पहली ये गई, दूसरी
ये गई, जो कि हो नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन क्या है वो बताता हूं। पहले ये समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब क्यों नहीं करेंगी ये समझ लो। देखो, मैं अगर इस पॉइंट पे फोर्स निकालता हूं तो फोर्स हमेशा कैसा होता है बेटा? टेंजेंशियल। जैसे टेंजेंट जाती है, टेंजेंट, तो ये भी देखो, इसके लिए टेंजेंट ये होगा, इस पॉइंट के 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 लिए टेंजेंट ये होगा। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन है फोर्स की, अलग अलग डायरेक्शन है? अलग अलग डायरेक्शन है। लेकिन मैं अगर इस पॉइंट पे निकालता हूं, एक डायरेक्शन मुझे ये मिल रही है जो कि इस वाली वायर, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग है, और एक मिल रही है ये आप मुझे बताओ, आपको ये दोनों डायरेक्शन दिख रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ही पॉइंट पे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल सके? द रीजन बिहाइंड नॉट इंटरसेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज दिस। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ही इंटरसेक्ट करेंगी ना, जो कि करती नहीं है। क्यों नहीं करती? क्योंकि जैसे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा दोनों का। उस कॉमन पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे कितनी फोर्स की डायरेक्शन आ जाएंगी? दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं अगर किसी चीज को धक्का दे रहा हूं तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दो डायरेक्शन में चले जाएगा? एक ही में जा सकता है ना, दो में तो नहीं जा सकता। एक टाइम पे तो एक ही पे जाएगा। तो मैंने जब इस पॉइंट पे निकाला तो फोर्स ये था, इस पॉइंट पे निकाला ये था, इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं ये है, इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं ये है। लेकिन ये इकलौता ऐसा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है जहां पे फोर्स की कितनी डायरेक्शन आ गई एक ही पॉइंट पे? दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं? Magnetic field lines never intersect each other, because if they intersect each other, there is a common point where where the direction of force are 2, which is not possible. Direction of force कितनी आ गई? 2 आ गई, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन में सेकंड और पहले वाले से ही पूछता है, सेकंड वाले से ही पूछता है, थर्ड वाले से ही पूछता है क्वेश्चन। समझ गए? नोट कर लो इसको जल्दी। अब आता है हमारा कौन सा? नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ में आ गया तो इसके बाद की काफी चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, पहला, तीन अलग अलग टाइप से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो तीन अलग अलग टाइप हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा है? ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कैसा? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट जा रहा है, तो उसमें कैसा मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले क्या सिखाऊंगा? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्या सिखाएंगे? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। नाम से पता लगा राइट हैंड थंब रूल है, मतलब सिर्फ राइट हैंड का काम होगा। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अगर ये जो हमारा थंब है, ये किसकी डायरेक्शन शो करता है? फोर्स की, करंट की डायरेक्शन शो करता है। और ये जो फोर फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन शो करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर इनको, आपको अंगुलियों को कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अंगूठे पे ध्यान देना है। अगर आपने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा तो जो अंगुलियां डायरेक्शन बताएंगी वो हमेशा किसकी बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी डायरेक्शन बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो यहां पे समझो कैसे बता रहा हूं मैं। देखो, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ए टू बी, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट कहां से कहां को फ्लो कर रही है? ए टू बी या बी टू है? ए टू बी, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, तो ए टू बी कर रही है। अब करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऊपर को। तो ये उंगलियां कैसी घूम रही है? ऐसे करके घूम रही है ना। कैसी है ऊपर से देखो तो? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घूम रही है ना, ये ऐसे घूम रही है, तो कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है ना सबको? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे घूमती है 12 1 2 3 4, ये ऐसी वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ऐसी वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट ऊपर को था तो ये कैसे घूम रही थी? ऐसे। अब देखो तो ऐसे, सब लोग करके देखो तो। करंट जब ऊपर को है तो अंगुलियां कैसे घूम रही हैं? ऐसे घूम रही हैं। तो ऐसे में ऊपर से देखो, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12, कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी करंट, याद नहीं करना है, वहीं पे निकालना है। याद करके मत जाना, क्या फायदा याद करने का जब पता है कॉन्सेप्ट। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहता है, अगर आप करंट थंब को अपने करंट की डायरेक्शन में करते हो तो जो फिंगर्स होंगी वो क्या बताएंगी? डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन कैसी है कहा मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बनेगा, अब 3D अभी मैं समझाता हूं। ऐसी तो बनेगा। अब ये तो मैंने आपको ऐसे बना दिया, 3D में ऐसा दिखेगा। मान लो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो कैसी होगी, ऐसी तो होगी, ऐसी होगी ना। तो ये कैसे सर्कल बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। कैसे सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन है, एक ही सेंटर है, ठीक हो गया। इनकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया। तो जब करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट होता है, समझ में आया। अभी डिपेंड किस इंपॉर्टेंट है इसमें, डिपेंडेंसी। जो मैं ये पहला, इसके बाद 2 और कराऊंगा। क्वेश्चन पूछता है डिपेंडेंसी पे, किस पे डिपेंड करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को बेटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। अब मुझे बताओ, मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, मैंने कहा था तार है, इस तार में मैं चिपक नहीं रहा हूं, लेकिन कहीं पे मोटा तार जा रहा है, तो मैं मोटा तार जा रहा है, मैं वहां पे चिपक जा रहा हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि मोटे वाले तार में करंट की वैल्यू है, करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। तो वही चीज यहां पे भी है, जितना ज्यादा करंट ए से बी की ओर फ्लो करेगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। तो मैग्नेटिज्म सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जितना कम करंट होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। समझ में आया। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल क्या है, मान लो ये एक पोल है, एक यहां पे खड़ा है लड़का, एक यहां पे खड़ा है। कौन जल्दी अट्रैक्ट होगा, ए वाला बी वाला, ए वाला। मतलब जिसकी दूरी कम उस पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड कम। जिसकी दूरी कम उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जिसकी दूरी ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम। ये समझ आए। तो कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको दूसरा रिलेशन यहीं से आ गया, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वायर। एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ये A है ये B है। कौन जल्दी अट्रैक्ट होगा, B वाला। क्यों, क्योंकि उसकी दूरी कम है। दूरी कम है तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दूरी कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, दूरी ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम। समझ में आया, डिपेंडेंसी भी समझ में आ गई। जितना दूर ऑब्जेक्ट, अरे यार तार से जितना दूर होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितनी पास होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, पक्का। डिपेंडेंसी समझ में आई कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें कैसे डिपेंड करता है, समझ में आया, पक्का। कोई डाउट, ये भी आना चाहिए आपको इसमें, क्योंकि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लग रहा है तो कॉन्सेप्ट है, और ये तो अपने आप में आना ही चाहिए। दोनों चीजें समझ में आई, पक्का, ठीक हो गया। इसको जल्दी से बना रहे हो तो बेटा बना लो जल्दी से। अब आता है सेकंड। अभी हमने पहले क्या पढ़ा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सेकंड क्या आता है, सर्कुलर लूप। क्या आता है, सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप मतलब, अब जो हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिज्म अगर कोई सर्कुलर लूप है तो उसमें कैसे मैग्नेटिज्म, अभी हमने इससे पहले देखा था मैग्नेटिज्म किसमें, स्ट्रेट कंडक्टर में। अब हम देखेंगे किसमें, सर्कुलर लूप में। कुछ आपको अभी समझाता हूं, पहले मैं बना लूं फिर समझाता हूं आपको। ये कुछ ऐसा है, मान लो एक पेज है, इस पेज के यहां पर से मैंने होल करा, तार निकाला, यहां से ऐसे आया, ऐसे करके उसमें बैटरी लगा दी। तो कुछ आपको ऐसी तो दिखेगा। ये जो पीछे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा, मतलब ये तार, ये जो तार इसके पीछे से गया है ना, वो वाला पोर्शन है। समझ में आ गया प्रैक्टिकली क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक हो गया। अब देखो, अब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, यहां से फ्लो करती हुई ऐसी, और ये पॉइंट है, ठीक हो गया। यहाँ पे ऐसी वापसी आ जाएगी। अब इसमें और पहले वाले में अंतर क्या है, पहले ये समझ लो। किसी को दिख रहा है कुछ अंतर पहले वाले में और इसमें, क्या अंतर है, सर्कुलर, वो भी तो सर्कुलर ही था, वो स्क्वायर था, मतलब क्लोज तो था। डिफरेंस कुछ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। उसमें करंट की डायरेक्शन एक ही थी, इसमें करंट की डायरेक्शन दो है, एक बार ऊपर को है, एक बार नीचे को है। उसमें कितनी डायरेक्शन थी, स्ट्रेट कंडक्टर में एक ही तो थी,
ऊपर ही को, ये भी तो स्ट्रेट कंडक्टर ही है अगर मैं यहां तक देखूं तो। लेकिन यहां से जैसे ही मैंने आगे को बढ़ाया तो अब ये सर्कुलर लूप क्यों बन गया, समझ में आया? क्योंकि इसमें करंट की कितनी डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन है। समझ में आया? अब देखो, अब फिर से लगना वही है क्या, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था, अगर आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में करते हो तो जो उंगलियां किसकी डायरेक्शन बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अभी मैंने बताया था जैसे ही करंट की डायरेक्शन ऊपर को होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कुछ ऐसी होगी। ऐसी तो होगी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यही तो हुआ, यही हुआ। अभी मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों बताई अभी समझाता हूं। बाकी और कर्व समझ में आ गया आपको, एंटी क्लॉकवाइज बनते जा रहा है, बड़ा बड़ा बनते जा रहा है, ठीक है। अब आती है इस वाले की बारी। इस वाले में करंट की डायरेक्शन कहां को, नीचे को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, क्लॉकवाइज। मतलब इसमें कुछ ऐसे बनेगा, क्लॉकवाइज, मतलब यही तो हुआ, ऐसे ही हुआ। रेड और ब्लू वाला दोनों समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे कैसे बनाए, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा दिमाग में कि बीच में स्ट्रेट लाइन कैसे आ गई, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो कभी आप एक गौर करना, कभी आप बहुत बड़ा सर्कल देखना, एक बहुत बड़ा सर्कल मैं बनाता हूं, देखो ये बहुत बड़ा सर्कल बन गया, जैसा भी बना। अगर मैं इतने पार्ट को कहूं देखो आपको, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन थी क्या, क्या था, सर्कल था ना। जब यहां बहुत बड़े 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 सर्कल बनते रहेंगे तो एक मोमेंट पे मुझे ऐसा लगेगा कि जो बीच की लाइन है वो कैसी है, लगेगा नहीं लगेगा? आपने कभी देखना पार्क में गए हो या कोई भी फील्ड देखा, अगर आप छोटा सा टुकड़ा देखोगे वो क्या लगेगा आपको, स्ट्रेट लगेगा, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेट है वो है क्या, सर्कुलर है। तो वही चीज है तो यहाँ पे भी एक्चुअल में क्या, सर्कल है, लेकिन वो मुझे बीच में उतने पोर्शन में मुझे क्या लग रहा है, वो स्ट्रेट। समझ में आया? ये स्ट्रेट क्यों बनाया, समझ में आया पक्का? अब आती है इसकी ये समझ में आ गया फिगर क्या बनाया। इसमें 2 बार हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 2 बार मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज। और देखो दोनों की डायरेक्शन, मजे की बात कहां को है, ऊपर को आ गई। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बढ़ के आएगा घट के आएगा, ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा। ये भी ऊपर को भेजेगा, ये भी ऊपर को भेज रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब पहले वाले से ये वाला अच्छा क्यों है, समझ में आया? क्योंकि वहां पे एक ही बार हो रहा था, यहाँ पे 2 बार का, तो डबल हो रहा है, तो डबल को मिक्स करके ज्यादा होगा, सिंगल ज्यादा होगा, डबल को मिक्स करके ज्यादा होगा। समझ में आया? अब इसकी भी डिपेंडेंसी पढ़ लेते हैं, सेम वही डिपेंडेंसी वहां और यहां दोनों में सेम है। मैग्नेटिक फील्ड वहां किस पे डिपेंड, इससे स्ट्रेट कंडक्टर में किस पे डिपेंड करता था, करंट पे। यहां पे भी जितना ज्यादा करंट, बेटा करंट तो तीनों में कॉमन है, जितना ज्यादा करंट भेजूंगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस अभी समझाया था। एक यहां पे है, एक यहां पे है, ये ए है, ये बी है, किसका मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा बेटा, ए वाले का, क्योंकि ए वाला पास है, ए वाला ज्यादा पास है इन कंपैरिजन टू बी। तो डिपेंडेंसी जैसी स्ट्रेट कंडक्टर में थी वैसी है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 बार मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, तो नेट जो मैग्नेटिज्म है वो जनरेट जो हो रहा है वो ज्यादा बढ़ के आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया पक्का? कोई डाउट? सर्कुलर लूप भी समझ में आया, पहले वाले की तरह, बस डिफरेंस है कि यहाँ पे 2 बार जनरेट हो रहा है, एक बार क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऊपर को, एक बार करंट की डायरेक्शन नीचे को है। समझ में आया पक्का? बना लो, बना रहे हो तो। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक जो 2 पढ़े उनको डायरेक्टली नाम से पूछे ना पूछे, उनकी डिपेंडेंसी पूछ लेगा, लेकिन ये तीसरा ऐसा है जो प्योर एक क्वेश्चन बना के दे देगा, एक्सप्लेन सोलेनॉइड। क्या कहते हैं, सोलेनॉइड इसका नाम है, क्या नाम है, सोलेनॉइड। इसको समझाने के लिए मेरे को एक दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया, एकदम से क्लिक करा था। क्या है देखो, आपने धागे की रील देखी है, धागा होता है, धागा, उसकी रील देखी है, बाहर से धागा लपेटा होता है, अंदर वो कार्डबोर्ड का कुछ सर्कुलर बना होता है। आप रिलेट कर पा रहे हो मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं? धागे की रील सबने देखी है ना, उसमें वो धागा बहुत सारे लूप्स लपेटे होते हैं और अंदर क्या है, वो कार्डबोर्ड बना हुआ है। वो दिमाग में रखो तो सोलेनॉइड आपको आ गया, समझ लो। और सोलेनॉइड आ गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूं वो भी आ गया। अब दिमाग में रखना, हाँ,
अब मान लो वो जो धागे की रील है, एक साइड की जो इधर साइड की स्टार्टिंग थी और इधर साइड का एंड था, उन दोनों में वो धागा नहीं, अब सोच लो कॉपर की वायर है। क्या है वो धागा नहीं, क्या है कॉपर की वायर है। और जो बीच में वो कार्डबोर्ड का बना है कह रहा हूं मैं, वो क्या है कोई कोर मेटल है, मटेरियल है कोई कोर मेटल, कोर मतलब अंदर का मेटल है कोई भी। ठीक हो गया, तो कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। वो बीच में जो ब्लैक से बना रखा है बेटा, ब्लैक नहीं चलो रेड कर देते हैं, जो बीच में रेड से बना रखा है क्या है, ये कोर मेटल है या कोर मटेरियल कह सकते हो आप। क्या है कोर मटेरियल। और इसमें क्या कर रखा है मैंने, n नंबर ऑफ टर्न्स कर रखे कॉपर वायर के। ठीक हो गया, और उन दो कॉपर वायर के एंड्स को क्या कर रखा है मैंने, बैटरी से बैटरी ज्वाइन कर रखी है उसमें। अब आप समझो, जैसे ही मैं यहां से स्विच ऑन करा, मैंने करंट देना शुरू करा, तो ये क्या होगा, इसमें करंट जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना, अगर ये मेरा कोर मेटल है, कोर मेटल, और इसमें मैंने n नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए, बहुत सारे जो गिने भी ना जाए इतने सारे टर्न्स कर दिए। एक दो टर्न करूंगा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी समझाता हूं। मैंने बहुत सारे, मतलब ये दिख ही नहीं रहा मुझे। आपने कभी देखा है, कभी कहीं किसी के ऊपर कॉपर की वायरिंग होती है तो आपको अंदर का चीज दिख ही नहीं पाता है, इतने बार करा होता है। क्यों करा होता है अभी समझाऊंगा। तो मैंने जब इसको बहुत बार n नंबर ऑफ टर्न्स करे, तो उसके बाद अब जब करंट जा रहा है, तो करंट ये कोर मेटल में जा रहा है या फिर वो वायर में जा रहा है, वायर में जा रहा है, क्योंकि मेटल तो खाली लगा रखा है। ऐसा है कि तार से करंट जा रहा है तो वो इस पे भी करंट आ जाएगा ना, वो तो वायरिंग होगी ना उस पे। तो मैंने बहुत सारे n नंबर ऑफ टर्न्स करे, उसको जोड़ दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने करंट ऑन करा, इसमें करंट भाग रहा है। अब करंट भाग रहा है तो चैप्टर का नाम क्या बताया था मैंने, जहां भी करंट होगा वहां पे मैग्नेटिज्म जनरेट होगा ही होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, जैसी ही वो जो वायर थी इसके बाहर, उसमें करंट भेज रहा था मैं, तो इसके अंदर जो कोर मेटल है इसमें करंट जनरेट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा था सर्कुलर लूप, उसमें भी करंट जनरेट हो रहा था। तीसरा हमने पढ़ दिया, सॉरी करंट जनरेट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। तीसरा हमने पढ़ा जब हमने एक सोलेनॉइड, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। क्या होता है सोलेनॉइड, जब एक मेटल के ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स कर देते हैं हम वायर के, और उसको किससे ज्वाइन कर देते हैं, बैटरी से। और जब करंट ऑन होता है तो वो बहुत सारा, जब करंट इससे फ्लो होता है तो ये जो कोर मटेरियल होता है इसमें भी क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम पूरे को क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। समझ में आया सोलेनॉइड क्या होता है। अब n नंबर ऑफ टर्न्स क्यों करते हैं वो अभी समझाता हूं, पहले समझो डिपेंडेंसी। अब जैसे अभी तक दो में हमने पढ़ी डिपेंडेंसी, अब दोबारा पढ़ते हैं। सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। आप खुद सोचो, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा। क्यों, जितने ज्यादा टर्न है इसका मतलब उतने बार करंट यहीं पे घूम रहा है। मान लो मैंने इसमें एक बार 5 टर्न कर रखे, एक बार 50 टर्न कर रखे, एक बार 100 टर्न्स कर रखे, तो सबसे ज्यादा करंट इसके बीच में कब रहेगा, 100 टर्न्स वाले में। तो जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना ज्यादा करंट होगा, और जितना ज्यादा करंट होता है आपको पता है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। तो पहला समझ में आया, नंबर ऑफ टर्न्स, तो जितने ज्यादा टर्न्स करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट तो मैंने कहा था सब में है, करंट क्यों है समझ में अभी बताया, इसके लिए भी बताया कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोर मटेरियल यूज्ड। अंदर कौन सा मटेरियल यूज कर रहा हूं इस पे भी बात होती है। अब इस पे क्या डिफरेंस है समझ लो। अब मान लो मैंने अंदर दो सोलेनॉइड बनाए, एक में अंदर यूज कर रखा स्टील, एक में अंदर यूज कर रखा है क्या स्टील, और एक में कर रखा आयरन। एक में कर रखा स्टील, एक में कर रखा आयरन। ठीक है, मैंने स्विच ऑन करा, जनरेट होगा मैग्नेटिज्म, स्टील में भी जनरेट होगा और आयरन में भी जनरेट होगा। अब जैसे मैंने ऑफ करा, उसके बाद मैंने यहां से इसको निकाला, स्टील को भी निकाला, और यहां पे एक और बनाया था मैंने, आयरन को भी निकाला। तो मान लो ये मेरा ब्लैक वाला स्टील है, ये ब्लैक वाला आयरन है, और ये वाला क्या है, स्टील है। तो स्टील को मैं अगर किसी आयरन नेल के पास ले जाऊंगा तो ये आयरन नेल को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर मैं किसी आयरन को आयरन नेल के पास ले जाऊंगा वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, इसमें मैंने जैसी बटन ऑफ कर दिया ना, फिर भी स्टील में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची है, तभी तो आयरन नेल अट्रैक्ट कर पा रहा है, और आयरन में अब प्रॉपर्टी नहीं बची। प्रॉपर्टी बची होती तो ये भी तो अट्रैक्ट कर लेता। तो मुझे बताओ कौन अच्छा है,
जो अट्रैक्ट कर ले रहा है या जो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है? जो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? आप सोचो, मुझे जब तक जरूरत है मैं तब तक ही तो करूंगा। जब तक मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तब तक तो मैं करंट दे रहा हूं। मुझे मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मैंने करंट बंद कर दिया, मैं फिर भी निकाल रहा हूं, जहां जा रहा हूं देखो चिपक जा रहा है कहीं भी। तो क्या मेरी प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट हो गया? नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो इस मेरे को इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। क्या कहते हैं? टेम्परेरी, क्योंकि जब मुझे चाहिए मैं तब बना दे रहा हूं, वरना छोड़ दे रहा हूं। तो क्या स्टील टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगा? ना ही ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम कर पाएगा, ना ही परमानेंट मैग्नेट की तरह। क्यों? परमानेंट मैग्नेट तो जो हमेशा ही रहे, हमेशा भी नहीं रहता, कुछ टाइम तक ही रहेगा स्टील में, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे हम क्या कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? पक्का? तो इसी के साथ लगे हाथ पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट भी समझा दे रहा हूं। आता है आगे आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर मैंने कोर मटेरियल काहे का लगा दिया? आयरन का। कोर मटेरियल में मैंने आयरन यूज कर दिया, तो समझ लो वो क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब डिपेंडेंसी सेम है, ये सोलेनॉइड की डिपेंडेंसी, यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट की डिपेंडेंसी। इंपॉर्टेंट है। पहला n नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा करंट कितना था, तीसरा नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज नहीं, इस बार तो मुझे पता है क्या यूज हो रहा है, आयरन। तो इस बार किस पे डिपेंड करेगा? एयर गैप्स बिटवीन द पोल। अभी दिखाता हूं। आपने हॉर्सशू मैग्नेट देखा है? घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं तो आपने देखा है पांव कैसे, घोड़े की नाल तो देखी होगी ऐसे शेप की। ये एन है, ये एस है, दोनों हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है। अब एयर गैप जिसका ज्यादा होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, जिसका एयर गैप कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। किसका एयर गैप? एयर गैप मतलब पोल्स के बीच की डिस्टेंस किसकी ज्यादा है? ये बी वाले की, ए वाले की? बी वाले की ज्यादा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कम। ए वाले की एयर गैपिंग कम, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। समझ में आया? तीसरा पॉइंट है एयर गैप बिटवीन द पोल। जितना ज्यादा एयर गैप उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम एयर गैप उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? ये तीनों डिपेंडेंसी समझ में आई? सेम है, बस तीसरे वाले में अंतर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में क्या अंतर है? सोलेनॉइड में कोई भी कोर मटेरियल यूज कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैंडेटरी है कि क्या यूज करना है? आयरन ही यूज करना है एज अ कोर मटेरियल। और आयरन क्यों यूज करते हैं आपको समझ में आया? क्यों? क्योंकि जब चाहूं तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता हूं, जब मन नहीं है बंद कर दूंगा। लेकिन स्टील में ऐसा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? बना लो इसको ऐसी। और ये इकलौता ऐसा है सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो नाम से पूछता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। इस बार आपका कट चुका है इसकी एप्लीकेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको, और इसका एप्लीकेशन काहे में यूज होता है वो भी बताऊंगा। आपकी डेली लाइफ में यूज होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है समझो। फ्लेमिंग ने क्या कहा था? अपनी थंब, अपनी फोर फिंगर और अपनी सेंटर फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो। सबसे पहले देखो, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो तीनों फिंगर्स ऐसे प्लेस करो कि तीनों एक दूसरे के कैसे हो? परपेंडिकुलर। और बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का है तो लेफ्ट हैंड ही यूज करोगे, राइट हैंड मत करने लग जाना। उसने राइट हैंड के लिए कुछ और कहा है तो गलत हो जाएगी चीज। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? अगर आप अपने फोर फिंगर को, अच्छा याद करने का तरीका, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। एफ से है फोर्स, एम से है मैग्नेटिक फील्ड, सी से है करंट। एफ एम सी, फादर मदर चाइल्ड। इतना समझ में आ गया? एफ से है फादर, एम से है मदर, सी से है चाइल्ड। एफ मतलब फोर्स, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी मतलब करंट। तो क्या कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका कहता था, अगर इस थंब के बारे में अभी मत सोचो, अगर आप अपनी फोर फिंगर को किसकी डायरेक्शन में करते हो? ये क्या शो कर रहा था? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इस फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करते हो और ये जो सेंटर फिंगर है इसको किसकी डायरेक्शन में करते हो? करंट की डायरेक्शन में करते हो, तो ये थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा ना, वो डायरेक्शन किसकी होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। नहीं आया ना समझ? अब प्रैक्टिकली समझाता हूं।
मान लो ये मैग्नेट है N और S, नॉर्थ और साउथ, इसके बीच में मैंने एक कॉइल रख दी। क्या रख दी? कॉइल। कॉइल क्या होती है बेटा? क्या होती है कॉइल, बताओ? बंच ऑफ वायर्स। वायर्स को जब बहुत बार रोटेट कर देता हूं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉइल कहते हैं। ठीक हो गया? अब देखो, बैटरी, मैं आपको इलेक्ट्रिक मोटर समझा रहा हूं, इसका जो एप्लीकेशन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जो एप्लीकेशन, आपके घर में पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही, कोई भी चीज जो रोटेट कर रही है ना, वो इसी कारण से कर रही है। कोई भी चीज जो रोटेट कर रही है आपके घर में, आपके आसपास, वो किस कारण से कर रही है? उसमें मोटर लगी है क्योंकि। और इलेक्ट्रिक मोटर का मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। समझ में आया? तो मैंने अभी आपको पहले क्या बताया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था? अगर आप अपने फोर फिंगर को करंट की डायरेक्शन में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करते हो, और सेंटर फिंगर को किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में, तो ये थंब जहां को जाएगा वो किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की डायरेक्शन। अब देखो यहां से करंट जा रहा है, ये ऊपर को गया, यहां ऐसे, ये ऐसे, फिर वापस आ गया। ठीक है? मैं पहले आपको सिर्फ डायरेक्शन समझा रहा हूं, उसका इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है वो समझा देता हूं। अब देखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? N टू S, नॉर्थ टू साउथ तो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ। ठीक हो गया? मतलब ये मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो यहां से इधर को जा रहा है। ठीक हो गया? करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऊपर को। तो अब ये थंब कहां को रिप्रेजेंट हो रहा है? अंदर को। तो मतलब ये जो कॉइल है, ये कॉइल कहां को जा रही होगी, रोटेट कर रही होगी? अंदर को या बाहर को? अंदर को। अरे ऐसे समझो ना, ये है, ये है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर को है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस वाली साइड में, कहां को लग रहा है? अंदर को। ये कैसे मूव करेगा? अंदर को। इतना समझ में आया? अब देखो ये ऐसा है, अभी जैसी इतना मूव करा, तो ये जो ये लग रखे है ना, ये जो मैं रेड से कलर कर रहा हूं, ये और ये क्या है? कार्बन ब्रशेज है। क्या है? कार्बन ब्रशेज। क्या होता है ब्रशेज का काम बेटा? हम जब टूथब्रश करते हैं, तो क्या वो ब्रश और ब्रश के साथ साथ ही दांत जा रहे हैं, या फिर वो दांत अपनी जगह पे खाली ब्रश हिल रहा है? जा रहे हैं, इसके जा रहे हैं, इसके दांत और ब्रश ये जहां को ब्रश नहीं जा रही, दांत भी वहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसने नकली दांत लगाए हैं। लेट अस सपोज बुढ़िया ये है ही, लेट अस सपोज, क्या जो सच है वो सच है। मतलब ये, अच्छा ये कार्बन ब्रश क्यों लगाया है? कार्बन ब्रश इसलिए लगाया है ताकि ये जो यहाँ से करंट आ रही है ना, ये करंट इस कम्यूटेटर रिंग, स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं इनको, इस स्प्लिट रिंग्स तक पहुंच पाए। समझ में आया? अब ये करंट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर यहां आया, यहां से फिर ये स्प्लिट रिंग से करंट कहां जा पाए? कार्बन ब्रशेस पे, फिर अंदर आ जाए। ठीक हो गया? तो मतलब इसके साथ मान लो ये मेरे क्या लगे रखे हैं? ये कार्बन ब्रशेज है। ठीक हो गया? मेरी जो ये थंब और ये फोर फिंगर है, क्या है? कार्बन ब्रश है। अब जैसे ये रोटेट करा था, अब ऐसा हो जाएगा, तो क्या कार्बन ब्रशेज भी मूव करे? क्यों? वो तो सिर्फ कांटेक्ट में है ना। मैं इसको मूव कर रहा हूं, नीचे वाले के साथ कांटेक्ट में है, नीचे वाला भी मूव कर रहा है। क्या कांटेक्ट मतलब सिर्फ टच में है, वो जा रहा है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जब ऐसे कांटेक्ट में थे, तो ये जैसे ही मूव करा तो ऐसा हो गया। अब क्या करंट ये ऊपर कॉइल तक जा पाएगा? कांटेक्ट ही टूट गया। लेकिन फिर भी कॉइल ऐसे मूव कर रही है, कॉइल तो हमारी गोल गोल घूमते रहेगी ना, ऐसे ऐसे करके मूव करते रहेगा। फिर भी कैसे कर जा रहा है? क्योंकि ये जो मैंने पेज दिखाया जो कि कॉइल है, ये इतना फोर्स जनरेट कर लेता है अपने अंदर कि एक पूरा लैप कवर कर ले, एक पूरा लैप कवर कर ले। इनर्शिया वर्ड सुना? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, इनर्शिया क्या था? पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो न्यूटन का पहला लॉ था उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या था उसे लॉ के अकॉर्डिंग? वो कहते था, अगर इनर्शिया क्या होता है? किसी बॉडी का आलस। आलस से याद रखो, मेरी बॉडी अगर बैठी है तो बैठी ही रहेगी, उसमें इतना आलस है कि वो वहां से बटन खोलने की, जरूरी है बटन खोलना वहां पे पंखे का, लेकिन मेरे बॉडी का इनर्शिया मुझे रेस्ट में ही रोक रहा है। और अगर मैं दौड़ रहा हूं, चल रहा हूं, तो मैं चलते ही रहूंगा। मेरी बॉडी का ये इनर्शिया करवा रहा है मुझसे। तो इनर्शिया क्या है? जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। समझ में आया?
तो यहां पे भी क्या है, अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो मूव करते ही रहेगी, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन ये बॉडी इतना तो फोर्स जनरेट कर लेती है कि सेमी सर्कल तो इसने कर ही दिया था ना आधा, ये पूरा कर ले, फिर पूरा कर ले, फिर पूरा, ऐसे गोल 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 करके क्या घूमता है, यहाँ पे घूमते रहता है। और ये जो पंखा लगा, ये आपको फैन दिख रहा है, फैन, ये फैन में जो बीच का लगा है ना, इसी के अंदर जो पूरा तामझाम लगा है वो इलेक्ट्रिक मोटर है, वही मोटर है। वो मोटर से यहाँ से क्या कनेक्टेड है, ये आपका बीच वाला जो गोल वाला पार्ट होता है, इससे फिर क्या कनेक्टेड है, इसके पंख। तो ये घूमेगा तो इसके साथ ये गोल वाला भी घूमेगा, गोल वाला घूमेगा तो इसके साथ इसके पंखे भी घूमेंगे। समझ में आया? पक्का? इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आया? हालांकि इस बार आप लोग के सिलेबस में नहीं है, कट चुका है, अगर होता तो ये पक्का आता, गारंटी थी। इलेक्ट्रिक मोटर इस चैप्टर से 5 मार्क्स के लिए है ही नहीं कोई, 5 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस हैं इसके। समझ में आया? कोई डाउट? कॉन्टैक्ट के लिए ब्रश लगते हैं, मैंने क्या कहा, कॉन्टैक्ट के लिए लगे हैं ब्रश। अब कार्बन के ब्रश क्यों लगे ये पूछ सकते हो आप, क्योंकि कार्बन का एक एलोट्रॉप है जिसका नाम है ग्रेफाइट, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए कार्बन के ब्रशेज लगे यहाँ पे। समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी मुझे ना ये तार जो गया यहां से यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, और ऐसे भी पहुंचानी है कि ये इसके डायरेक्ट टच में ना आए, मतलब ये घूमे तो इसको ना घूमना पड़े। तो मैंने इसलिए क्या लगाया, कार्बन ब्रशेज लगाया, ये स्प्लिट रिंग्स। अब क्वेश्चन पुटअप होता है इससे क्या, इलेक्ट्रिक मोटर से। यहां पे तो ठीक है, तुम्हारा अंदर को जाएगा, यहां पे आएगा तो बाहर को आएगा, यहां पे और यहां पे क्या होगा। अब आपको एक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई साइन थीटा। फोर्स इक्वल्स टू बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट साइन थीटा। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट, अच्छा मुझे बताओ, जब मैं इधर पे था, जब मैं ऐसे में था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और करंट कैसा है, ऐसा है, तो दोनों में थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, बी आई साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो F इक्वल्स टू बी इंटू आई आ गया। ठीक हो गया, यहाँ का तो मैं निकाल भी दिया जब परपेंडिकुलर था। अब जब मैं करंट मेरा यहाँ है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो कैसे हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल में थीटा कितना, थीटा कितना होगा 0, पैरेलल है तो कोई एंगल बन रहा है क्या, नहीं। तो F इक्वल्स टू बी आई साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो ओवरऑल फोर्स क्या हो गया 0। इसीलिए यहाँ पे और ये नीचे वाली साइड पे फोर्स नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि जो फोर्स क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट है एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है। अब एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या होगा, थीटा 0 हुआ, मतलब कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना 90 डिग्री। समझ में आया? इस टॉपिक को इस बार हमारे उससे कट हुआ है सीबीएसई से, तो हम इसको ज्यादा फोकसली नहीं पढ़ ले। समझ में आया? लेकिन इसकी ये उसकी एप्लीकेशन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। समझ में आ गया? अब आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ देखो क्या कहता है, वही है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में भी है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। लेकिन इस बार अंतर है, पिछले बार मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता थी, करंट की डायरेक्शन पता थी, तो मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालना था। इस बार कुछ अलग है, इस बार मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होगी, जहां पे सेंटर फिंगर पॉइंट करेगी वो मेरी क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन। तो मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या निकालने के लिए यूज होता है, फोर्स की डायरेक्शन निकालने को यूज होता है। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल काहे के लिए यूज होता है, टू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आया? अब इसके बाद आता है बेटा करंट। क्या, दो टाइप के करंट होते हैं, क्या होते हैं, दो टाइप के करंट। इंपॉर्टेंट है, इस बार इससे क्वेश्चन गारंटी आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से आ नहीं रहा था, 2 साल से कटा हुआ था ये पोर्शन। और लेंदी कहने को यहां से क्वेश्चन बन सकता है, लेंदी तो नहीं बनेगा लेकिन हाँ ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। क्या है, एसी एंड डीसी करंट। क्या है, एसी करंट एंड डीसी करंट। आपको डिफरेंस के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे हम, आप जल्दी समझ जाओगे। क्या 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 होता है एसी करंट, क्या होता है डीसी करंट।
एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। समझ में आया? अब देखो नाम से लग रहा है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अल्टरनेटिंग करंट आपको मैं अगर एसी को समझाऊं तो कुछ ऐसा होता है। अब देखो आपको लग रहा है ये होता है हमेशा बाई डायरेक्शनल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब दो डायरेक्शन, एक बार ये, एक बार ये, फिर 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 एक बार ये। तो कितनी डायरेक्शन आ रही है? दो डायरेक्शन। एसी और अच्छा डीसी का ग्राफ कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल। कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल। समझ में आया? इसका बाई डायरेक्शनल होता है, इसका यूनी डायरेक्शनल होता है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ये तो पहला पॉइंट होगा। दूसरी पॉइंट, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज। क्वेश्चन यहां पे आ सकता है बेटा एक मार्क्स में। 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज मतलब ये एक मिनट में, सॉरी एक सेकंड में, ये एक सेकंड में कितनी साइकिलें कंप्लीट करता है? 50 साइकिल। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है? ये कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है? 50 साइकिल। एक साइकिल ये है, ऐसी दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी कितनी साइकिल चेंज करेगा? 50 बार चेंज करेगा। तो मुझे बताओ इसमें जो डायरेक्शन, इसमें जो करंट है कितने बार चेंज होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट 100 टाइम्स। एक साइकिल में कितने बार हो रहा है बेटा? एक बार ये, एक बार ये, एक बार एक क्लॉकवाइज हो रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, दो बार। तो ऐसी कितनी है? 50। जनरल 50 होती है, 50 टू 60 लाई करती है, लेकिन हम स्टैंडर्ड में 50 हर्ट्ज देते हैं। तो अगर 50 ऐसी कंप्लीट साइकिल है तो कितने होंगे? 50 इंटू 2 कितना? 100। तो एक सेकंड में करंट की डायरेक्शन कितने बार चेंज हो रही पता है? 100 बार। आपको पता चल पाता है? करंट की डायरेक्शन एक सेकंड में 100 बार चेंज हो रही है, फिर भी चीजें जल रही हैं। जनरली हम हमारे घरों में एसी यूज होता नहीं। हमारे घर में कौन सा करंट है? डायरेक्ट करंट है। कौन सा करंट है? डायरेक्ट। ट्रांसफार्मर तक जो आता है वो कौन सा करंट है? एसी करंट। ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं उसको? बिकॉज इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, ट्रांसफॉर्म करता है, फिर वहां से डीसी करंट आती है हमारे घरों में। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 टू 60 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। क्यों? या फ्रीक्वेंसी क्या कहा था मैंने? कितनी कंप्लीट साइकिल्स कर रहा है। यहां पे कितनी कंप्लीट साइकिल करी बेटा? कितनी कंप्लीट साइकिल करी? एक भी साइकिल नहीं करी है, ये तो पैरेलल जा रहा है ना। कैसा जा रहा है? पैरेलल जा रहा है। यहां पे था कंप्लीट साइकिल वाला कॉन्सेप्ट, यहां पे है क्या? तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 0। समझ में आया? पक्का? थर्ड, ये कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां कैसा फ्लो कर रहा है? बाई डायरेक्शनल। दो डायरेक्शन है। कितनी डायरेक्शन है? दो डायरेक्शन है। नेक्स्ट, इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इट कैन नॉट बी। अब ये वाला पॉइंट समझ लो। मैंने आपको बताया था जो बाहर ये जो बड़ा वाला पोल लगा है, इसमें मैंने कहा था यहां से पहाड़ों को जाती है लाइन। अगर आप लोग को याद हो, मैंने बताया है कि पहाड़ों को जाती है। तो ये कौन सा करंट है इसमें? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ना हमेशा दूर दूर भेजनी है ना, जब करंट को दूर भेजना है वहां के लिए यूज होता है। और डायरेक्ट करंट शॉर्ट के लिए। अब ऐसा क्योंकि डायरेक्ट करंट दूर के लिए क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा मतलब बीच में, अच्छा करंट जा रहा है, तार हीट छोड़ते जा रहा है, तो करंट जितना पहुंच पाएगा उतना पहुंच पाएगा क्या? तो इससे अच्छा हम जो कर पा रहे हैं मैं उसको दूंगा ना वो काम। तो एसी जो करंट होता है वो बहुत लॉन्ग, मतलब दूर दूर इलाकों के लिए भेज सकते हो आप। तारों के थ्रू आप ये दूर दूर, आपने देखा होगा मोटी मोटी तार कितनी लंबी लंबी गई हुई है इधर उधर, वो सब क्या है? एसी करंट है। कैसी करंट है? अल्टरनेटिंग करंट है। और जो हमारे घरों में आती है वो कैसी है? डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसका? अच्छा आपने गौर किया होगा, जब करंट लगता है दो टाइप के करंट लगते हैं, एक जिसमें हमारा हाथ छटक जाता है, एक जिसमें हम चिपक जाते हैं।
दो टाइप के करंट लगते हैं। जो एसी होता है वो क्या होता है? एट्रैक्टिव फोर्स होता है। और जो यहां पे होता है ये कैसा फोर्स होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है। समझ में आया? जो हमारे घरों में है, अगर आपकी उंगली करंट में लग गई आपका छटक जाता है हाथ, क्योंकि घर में कैसा है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कैसा होता है? रिपल्सिव, रिपल्स करता है, फेंकता है। और ये कैसा होता है? एट्रैक्टिव। कैसा होता है? एट्रैक्टिव। मेरी तरह। समझ में आया? कोई डायरेक्शन? सॉरी, ज्यादा ही हो गया। कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ गया? एसी और डीसी में डिफरेंस समझ में आ गया? एसी डीसी में डिफरेंस पढ़ लोगे ना तो आपको इसका मेन मोटिव भी आ जाएगा समझ में। समझ गए? नोट कर लो।